क्या महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में उद्धव ठाकरे की सरकार कागज पर गिर गई है? क्या उद्धव ठाकरे के पास अब इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है? क्योंकि आज महाराष्ट्र की सियासत की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब बस कुछ दिन बचे, औपचारिकता भर बची है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर रह पाए। क्यों कह रहा हूं, आज इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अहम फैसला सुनाया। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए आज शाम 5 बजे तक का नोटिस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि नहीं भैया, अभी नहीं, अभी पहले मैं देख लूं जरा मामला। कुछ लोग तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनेंगे भाई, अभी सुनेंगे और देखेंगे, जरा नोटिस दे रहे हैं, बताओ तुमने क्यों ऐसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि डिप्टी स्पीकर अगली सुनवाई तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेंगे। यानी जो फैसला था कि ये 16 विधायक सस्पेंड हो जाएं, ये नहीं होगा, वो रुक गया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी इस मामले में दखल नहीं देगा, मतलब सब बाहर खड़े रहो, अभी कोई कुछ नहीं करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विधायकों की सुरक्षा की बात कही और महाराष्ट्र सरकार को सभी 39 बागी विधायकों की सुरक्षा का आदेश दे दिया। संजय राउत रोज धमका रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम ही इनको सुरक्षा दोगे, तुम्हारी सरकार सुरक्षा देगी। अब बताइए, जो धमका रहा है वही सुरक्षा देगा अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। 12 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, डिप्टी स्पीकर, शिंदे गुट और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और 3 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इससे पहले कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस देने को असंवैधानिक बताया। शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असेंबली के रूल 11 का हवाला देते हुए कहा कि 7 से 14 दिन का समय तो दीजिएगा ना भाई, अगर आप कह रहे हैं कि हटाओ इनको, लेकिन जानबूझकर 2 दिन का समय दिया गया। वहीं उद्धव गुट की तरफ से कहा गया कि मामले में हाईकोर्ट जाने से सुप्रीम कोर्ट आना गलत है। उद्धव गुट की तरफ से दलील दी गई कि कोर्ट स्पीकर के फैसले के बिना मामले में दखल नहीं दे सकता, जिस पर कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की और कोर्ट ने कहा कि यह मामला स्पीकर के बने रहने का है, कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। यानी जिससे आप कह रहे हैं कि इन विधायकों पर कार्रवाई कीजिए, वो खुद बना रहेगा या नहीं वो आदमी, उससे आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर दीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने मामले में स्पीकर खुद जज नहीं बन सकते। आज हम इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने क्या हैं, यह भी आपको समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिंदे गुट के बागी विधायकों को बड़ी राहत मिल गई। उद्धव गुट को करारा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले से अब डिप्टी स्पीकर के नोटिस का कोई असर नहीं रह गया। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को आज शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब दिया था, कहा था कि 5 बजे तक जवाब दीजिए। कोर्ट के फैसले से अब बागी विधायकों को 12 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर अयोग्य नहीं कर सकते। मतलब अयोग्यता वाला दाव उद्धव गुट के हाथ से निकल चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को ही बागी विधायकों को सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि उन्हें जीत का पूरा भरोसा है अभी भी। संजय राउत वैसे तो अच्छे शायर हैं, लेकिन बातें ऐसी धमकाने वाली करते हैं तो शायर के रूप में नजर नहीं आते। कह रहे हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ, अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। 2019 में कई पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा था, तब नरेंद्र मोदी किस रिश्ते में लगते। बात बात पर बाप बाप कहने वाले इन्हीं संजय राउत को आज ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है। संजय राउत को जमीन विवाद मामले में ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि राउत की अकड़ अभी नहीं जा रही और वो कल होने वाली पूछताछ में जाने से साफ मना भी कर रहे हैं। राष्ट्रवाद में आज के सवाल है कि कागज पर क्या उद्धव सरकार गिर चुकी है, और ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जो बागी विधायक है उन्होंने कह दिया है कि वो महाविकास अघाड़ी से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उद्धव के सामने इस्तीफा ही विकल्प बचा है क्या? अयोग्यता वाली चाल सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गई क्या? राउत धमकाते रह गए, शिंदे को सुप्रीम सिक्योरिटी मिल गई क्या? इन सवालों पर चर्चा करूं। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद वरिष्ठ वकील जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रिजवान भाई, पहले जरा आप बताइए, वकील आदमी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ उसमें तो अयोग्यता वाला मामला अभी अटक गया, इस बीच में फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है, उस पर कोर्ट ने कोई रोक तो वैसे लगाई नहीं है, कानूनी तौर पर कहा तो नहीं है कुछ। और उधर वो 39 विधायक कह रहे हैं कि हमने महाविकास अघाड़ी से समर्थन वापस ले लिया है। तो कागज पर क्या उद्धव सरकार गिर चुकी है, बस मूर्त रूप में गिरनी बाकी रह गई है, या अभी कुछ और पेंच बचा है?
जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का इस पे ऑब्जर्वेशन है, और पुराने भी अगर हम केसेस उठा के देखें एंटी डिफेक्शन को लेके या डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, एक लॉ में बहुत बड़ी कमी है कि इसमें कोर्ट को जो अपना जजमेंट या ऑब्जर्वेशन देना होता है वो टाइम बाउंड नहीं होता है। सो कोर्ट ने नोटिस इशू करे, फिर 11 तारीख की डेट लगाई है, आप बता रहे हैं, मैं लेटेस्ट में देख नहीं पाया था। सो एंटी डिफेक्शन को लेके, गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेके बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि गवर्नमेंट की कोर्ट इतनी जल्दी इंटरफियर करे और कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर, धरातल पर सरकार में फेलबदल हो। नॉर्मली ये देखा गया है कि कोर्ट्स में ये ठंडे बस्ते में चला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने कही कि ये सरकार अब गिर चुकी है। नहीं, लोकतंत्र में सरकार गुवाहाटी बैठ के नहीं गिरती है। ये मैंने कहा सर, क्या ये कागज पर गिर चुकी है? फ्लोर पे आना ही पड़ेगा। मैंने पूछा क्या ये कागज पर गिर चुकी है, क्योंकि वो 16 विधायक अयोग्य हुए नहीं, फ्लोर टेस्ट पे कोई रोक लगी नहीं। अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है और अगर ये समर्थन वापस ले चुके हैं तो क्या ये सरकार बचेगी या गिर जाएगी? हाँ, नहीं, तो अब ये बात आ गई ना, आपने कहा अगर हो जाता है तो अगर और देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। राजस्थान में भी यही हुआ था। सचिन पायलट लग रहा था आज सरकार गिराएंगे, कल गिराएंगे, एंड में क्या हुआ? एंड ऑफ द डे कोई विधायक 2.5 साल बाद चुनाव नहीं चाहता है। इनको अगर मार्च करना है तो ये विधानसभा के अंदर करें, एट द मोस्ट गवर्नर के सामने करें। वीडियोस बनाना, पोस्ट करना सोशल मीडिया पर, लॉ इस तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेशन को या गवर्नमेंट के गिराने को, सरकार के गिराने को समर्थन नहीं देता है। ये चीजें ऑप्टिक्स में अच्छी लग सकती हैं, धरातल पर इनको मुंबई आना पड़ेगा, सरकार गिरानी पड़ेगी, एब्सेंट होना पड़ेगा, या इनको अपनी एक अलग पार्टी की मान्यता लेनी होगी। वो भी आसान काम नहीं है। आप सिर्फ 48 विधायकों के दम पर नई पार्टी नहीं बना सकते। आपको सिंबल और नाम नहीं मिलेगा। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सारे लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पोक्सपर्सन इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि सिचुएशन इवन फॉर द शिंदे कैंप इतनी आसान है जितनी नजर आ रही है। ठीक है, तहसीन पूनावाला, आपके हिसाब से सुप्रीम, मैं पत्रकारों को बाद में लाऊंगा, पहले जरा जिनका कोर्ट का अनुभव है उनसे जानकारी ले रहा हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने अयोग्यता पर अभी तो फैसला रोक दिया, यानी जो शिंदे कैंप है वो अभी इंटैक्ट है, और शिंदे कैंप जो हमारी खबर है वो चाह भी रहा है कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। ऐसे में क्या अगर फ्लोर टेस्ट होता है इस बीच में, जब तक जवाब दाखिल हो रहा है और अगली सुनवाई हो रही है, क्या उद्धव सरकार बच पाएगी, नहीं बच पाएगी? क्या उससे पहले उद्धव इस्तीफा दे सकते हैं या और कोई ट्विस्ट आना बाकी है? सुशांत जी, सबसे पहले आपने दोबारा से मुझे आपके शो में मौका दिया शिरकत करने का, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और अधिकतर मैं रिजवान भाई की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, हमारे आइडियोलॉजिकल कुछ डिफरेंसेस है, बट ऑन दिस पॉइंट ऑफ लॉ कुछ हद तक मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ। देखिए, जो रिबेल्स ने इंटेंशन दिया है कि डेप्यूटी स्पीकर, जो इस वक्त एक्टिंग स्पीकर, उनको निकालना है, वो अंडर आर्टिकल 179C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है। लेकिन उसके लिए आपको 14 दिन की नोटिस देना पड़ता है असेंबली के अंदर, तो वो तभी हो सकता है जब असेंबली इज इन सेशन। अब इंटेंशन कैनॉट बी अ रिक्वायरमेंट टू कॉल अ सेशन, क्योंकि फिर कल कोई भी विधायक खड़ा हो जाएगा और कहेगा मेरा इंटेंशन है मुझे स्पीकर निकालना, आप सेशन बुला लीजिए। तो इंटेंशन कैन नॉट बी, रूल्स आर वेरी क्लियर ऑन दैट। तो फिर जब सेशन आएगा 7 दिन के बाद 29 मेंबर्स को खड़ा होना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो इस वक्त स्पीकर को निकालना, मुझे लगता है थोड़ा सा वो मामला अटक गया है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है फ्लोर टेस्ट का, फ्लोर टेस्ट के लिए उनको मुंबई आना पड़ेगा। जैसे लगातार मैंने आपके शो पे कहा और अन्य शो पे कहा है, the proof of the numbers can only happen on the floor of the house। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कह दिया है। तो उनको मुंबई आकर फ्लोर टेस्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो मेरी उनसे एक व्यक्तिगत सलाह है, आपकी इजाजत से, आसाम चाय पीना बंद कीजिए, जरा हमारे मुंबई में आइए, वड़ा पाव कितना तीखा है, उसमें कितनी मिर्ची है, पता चल जाएगी। लेकिन वो आसाम चाय तो तब छोड़े ना जब संजय राउत आग उगलना बंद करें। वो चाय को नीचे से आग उगल के गर्म कर रहे हैं, तो वो चाय, गर्म चाय उधर पीनी पड़ रही है। वो अपना स्टोव बंद करें तो वो आके यहां पिए। ठीक है सर, अगर ये आपका मानना है तो फिर उसके विपरीत में बोलूं, इनके पास नंबर ही नहीं, इसलिए आसाम में छिपे हुए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए,
सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।